देखो अपन 11th चैप्टर कर रहे थे ना। अब 11th चैप्टर में अपन ने दोष कर लिए, धातु कर लिए, मल कर लिया था, ओज कर लिया। ठीक है, तो सब कुछ हो गया था। लास्ट का एक टॉपिक रह गया था छोटा सा, क्या रह गया था? दोषों का महत्व और दोषों का रोग उत्पत्ति क्रम, ये भी कर लिया था। अब वृद्धि क्षय चिकित्सा सिद्धांत जो अपन ने पूरी पढ़ी थी अब तक, दोषों की क्षय चिकित्सा, वृद्धि चिकित्सा, धातुओं की, ठीक है, मलों की, वो सब एक साथ आ गई यहाँ पे वृद्धि क्षय चिकित्सा सिद्धांत। तो दोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। धातु कौन सी है? अस्थि, रक्त एवं स्वेद, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र। ये क्यों लिखा है कि आश्रय आश्रय भाव से? वात का किसके साथ है? अस्थि के साथ। पित्त का किसके साथ है? रक्त एवं स्वेद के साथ। मतलब जो पित्त दोष है ना, रक्त में और स्वेद में रहता है। वात दोष किस में रहता है? अस्थि में रहता है। और कफ दोष कहाँ पे रहता है? रस में भी रहता है, मांस में भी रहता है, मेद में भी रहता है, मज्जा में रहता है, शुक्र में। तो ये क्या है? आश्रय, यानी कि घर है। ये क्या है? आश्रय, जो रहता है। मतलब ये आश्रयी हैं। जो दोष होते हैं जो आश्रयी होते हैं, और जो धातुएं होती हैं वो आश्रय होते हैं, मतलब घर। तो ये आश्रय आश्रय भाव से इनकी चिकित्सा देखो। अगर मान लो कि वात बढ़ गया, ठीक है, तो वात सॉरी, ये वात बढ़ गया, वृद्धि चिकित्सा। अब मान लो कि वात बढ़ा तो वृद्धि में क्या करेंगे? संतर्पण। संतर्पण यानी मधुर, अम्ल, लवण ऐसे रसों का सेवन, स्निग्ध, दूध, मांस। संतर्पण, तो वात कम हो जाएगा इससे। और छः में क्या करेंगे? अपतर्पण। मान लो वात कम हो गया तो उसकी अपतर्पण चिकित्सा करेंगे, मतलब लंघन करेंगे। तो लंघन करने से क्या होता है? वात बढ़ता है। ठीक है। अब देखो इसमें होता है अपोजिट। जो वात और अस्थि में क्या था? अपोजिट। इनमें क्या होता है? समांतर। अगर पित्त, देखो नीचे पित्त दोष है, अगर ये वृद्धि हो गई, ठीक है, तो रक्त एवं स्वेद ये भी बढ़ गया तो अपतर्पण चिकित्सा। देखो अपोजिट है ना, आश्रय आश्रय भाव से तो ये भी अपतर्पण ही आना चाहिए ऊपर, लेकिन यहाँ पे देखो संतर्पण था इसमें वात वाले में, और नीचे क्या है? अपतर्पण। अभी समझ में नहीं आएगा आश्रय आश्रय भाव, अभी समझा दूंगा। टॉपिक अपना देखो नीचे 200 का आश्रय आश्रय भाव है यहाँ पे, तो मैं समझा दूंगा। कहने का मतलब है अगर दो दोष, पित्त दोष बढ़ता है तो उसकी वृद्धि में क्या चिकित्सा करेंगे? अपतर्पण करेंगे। क्यों करेंगे अपतर्पण? क्योंकि लंघन कराएंगे, उसको कुछ खाने को नहीं देंगे, उसका लंघन पाचन कराएंगे तो रस नहीं बनेगा, रस से रक्त नहीं बनेगा, रक्त कम बढ़ जाएगा तो पित्त भी कम हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि पित्त क्षय हो गया तो संतर्पण करो, मतलब इनको बढ़ा दो रक्त और स्वेद को, तो पित्त भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपोजिट होता है, क्योंकि ये अपोजिट रहते हैं इन दोनों की चिकित्सा। लंघन यानी फास्टिंग तो एक तरीका प्रकार है। लंघन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लंघन में यानी आपको मतलब भूखा भी रहना है, फास्टिंग भी करना है, आपको व्यायाम भी करना है, ठीक है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं लंघन में। लंघन में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। ओनली फास्टिंग इंक्लूड नहीं है लंघन में। हाँ, मतलब फास्टिंग भी इंक्लूड है, लेकिन और सारी चीज़ भी हैं लंघन के साथ। अभी कमेंट आया था उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो कफ की। अगर मान लो कफ किसके साथ रहता है? रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र। कहने का मतलब अगर कफ बढ़ गया तो अपतर्पण कर दो। कहने का मतलब कि इनको घटा दो, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, इनको घटाएंगे तो कफ भी घट जाएगा। अगर क्षय चिकित्सा कफ घट गया, कफ को बढ़ाना है तो संतर्पण कर दो, मतलब इनको बढ़ा दो, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, मतलब व्रण कर दो। ये है क्षय वृद्धि का चिकित्सा सिद्धांत। अब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्लियर कैसे समझ में आएगा। दोष आदि का आश्रय आश्रय भाव देखो, ठीक है। आश्रय क्या होता है? रस आदि धातुओं को आश्रय कहा जाता है। रसादि धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो है ना, इन धातुओं क्या बोला जाता है? आश्रय यानी घर बोला जाता है। आश्रय यानी क्या होता है? सर घर। हेलो। सर जैसे कि बात ही अगर हम बढ़ गए, मतलब बढ़ गया है हाँ बात अगर, हाँ। तो संतर्पण करेंगे। अगर बात अगर क्षय हो गया है तो अपतर्पण करेंगे। तो अपतर्पण में तो और भी बात सर इंक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि उसमें हम प्रॉपर उसका सर खाने पीने के लिए कम दिया जाता है, मतलब फास्टिंग की हाँ, जाती तो है और ये डाइट देखो ना, उसके लिए। वात क्षय है, मतलब वात की कमी है बॉडी में, तो वात को बढ़ाना है, चिकित्सा हाँ करना है तो सर अपन। बढ़ाएंगे तो, हाँ तो सर बढ़ाएंगे तो उसका लंघन क्यों कराएंगे सर? बात बात बताओ, वात कैसे बढ़ेगा? लंघन से तो बढ़ता है वात, अपतर्पण से तो बढ़ता है वात। ठीक, ओके सर, ओके। कॉन्सेप्ट सही करो। मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे चिकित्सा है। अगर वात कम है, मतलब वात कम है, तो चिकित्सा हम क्या करते हैं? कम वाली चीज को बढ़ाते हैं। तो अपन बढ़ाएंगे किससे? लंघन से बढ़ाएंगे। समझ में आया? यस सर, आगे सर। तो देखो ये चिकित्सा है, चिकित्सा में अपोजिट काम करते हैं। ये बात ध्यान रखो कि वात कम है, मतलब वात की क्षय हो गया। जैसे कोई पेशेंट आया, तुम्हारे पास कोई पेशेंट आ गए,
तो आपने उसने बोला कि सर आपने उसका देखा, डायग्नोसिस किया, आपने पता लगाया कि इसके वात 6 है। ठीक है, मतलब वात की कमी है बॉडी में, मतलब वात की कमी का मतलब है कफ बढ़ा हुआ है उसकी बॉडी में। तो अपने को उसको क्या करना है, वात को बढ़ाना है। तो उसको बोल देंगे भाई तू लंघन कर, 4-5 दिन तक लंघन कर, ऑटोमेटिक वात बढ़ जाएगा। तो लंघन चिकित्सा हो रही है, समझो इस चीज़ को। ठीक है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आश्रय की बात कर रहे थे। रस आदि धातुओं को आश्रय कहा जाता है, क्योंकि वात आदि दोष जो आश्रय, तो वात आदि दोष मतलब वात पित्त कफ को क्या बोलते हैं, आश्रय, इनमें रहते हैं। तो बोलते हैं ना कि भाई वात कहाँ पे रहता है, अस्थि में रहता है। पित्त कहाँ पे रहता है, रक्त एवं स्वेद में रहता है। कफ कहाँ पे रहता है, रस मांस मेद मज्जा शुक्र में रहता है। और आश्रय क्या है, वात आदि को आश्रय कहा जाता है, क्योंकि ये रसायन धातु में के आश्रय में रहती हैं। तो ये बात अगर आश्रय कौन है और आश्रय कौन है, ये समझ में आ गया आपको। पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि आश्रय क्या है, आश्रय क्या है। अब देखो इनके संबंध में यहाँ वही है। आश्रय तो क्या है, रस मांस मेद मज्जा शुक्र, और आश्रय क्या है, कफ। मतलब कफ है जो इन सब में रहता है। वात किस में रहता है, अस्थि में। पित्त किस में रहता है, रक्त एवं स्वेद में। तो ये इनका आश्रय आश्रय भाव है। कफ का कौन है आश्रय, रस मांस मेद मज्जा शुक्र। वात का कौन है आश्रय, अस्थि। पित्त का आश्रय कौन है, रक्त एवं स्वेद। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आप इनको मतलब इनको ऐसे समझो कि ये समान गुणधर्म वाले होते हैं। कफ के समान गुणधर्म ये है, वात के समान गुणधर्म ये है, और रक्त एवं स्वेद के समान गुणधर्म पित्त है। अब समझना, थोड़ी देर एक कॉम्प्लिकेशन आएगा। अब देखो आता है वात आदि दोष तथा रस आदि धातुओं में आश्रय, मतलब आश्रय क्या है, वही धातु जितने भी हैं। अस्थि आदि मतलब रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, और एवं आश्रय। आश्रय मैंने यहाँ पे अस्थि क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वात आदि का एग्जाम्पल दिया, तो आश्रय वात आदि का संबंध है। अब समझना, बहुत डिटेल में आएगा। यहाँ पूरी लाइन समझा दूँ पहले यहाँ तक, फिर मैं सबको समझा दूंगा। यही कारण है कि आश्रय यानी अस्थि आदि एवं आश्रय वात आदि की आपस में जो औषधि एक आश्रय को बढ़ाती है, दूसरे को भी ही बढ़ाती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप आश्रय को भी बढ़ाएंगे तो आश्रय भी बढ़ेगा। कहने का मतलब आप रस रक्त मांस मेद को बढ़ाओगे तो कफ भी बढ़ेगा। ये ऐसे बोलना चाह रहा है, पहली लाइन का मीनिंग है, अगर आप इनको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, चाहे आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि कफ को बढ़ा दो तो ये भी बढ़ जाएंगे, अगर आप इनको बढ़ा रहे तो कफ भी बढ़ जाएगा। ये ऐसा बोलना चाह रहा है। ये दूसरे तरीके समझो, चाहे ये रक्त को बढ़ा दो या चाहे स्वेद को बढ़ा दो तो पित्त बढ़ जाएगा, चाहे पित्त को बढ़ा दो तो ये भी बढ़ जाएगा। मतलब आश्रय आश्रय भाव। इस प्रकार जो औषधि या आहार विहार एक दूसरे को कम करती है वह दूसरे को भी छीण करती है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई औषधि कफ को कम कर रही है ना तो इनको भी कम करेगी, अगर कोई औषधि पित्त को कम कर रही है ना तो इनको भी कम करेगी। अब मान लो उल्टा ले लो इसका, कोई औषधि कफ को कम कर रही है तो इनको भी कम कर देगी, कोई पित्त को कम कर रही है तो इनको भी कम करेगी। ठीक है, कैसे भी ले लो। अब देखो परंतु, अब परंतु लग गया, लेकिन किंतु परंतु, लेकिन परंतु लग गया। आप समझो अस्थि आश्रय और वायु आश्रय में इस प्रकार नहीं होता, क्योंकि इनमें अपोजिट रहता है। परंतु अस्थि आश्रय और वायु में इस प्रकार नहीं होता, क्योंकि वात वृद्धि में तर्पण की क्रिया प्रधानता रहती है, वह क्रिया कफ दोष के अनुकूल होती है। कहने का मतलब ये है कि परंतु अस्थि आश्रय और वायु में ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर वात बढ़ रहा है ना तो अस्थि नहीं बढ़ेगी, मतलब अपोजिट काम करेंगे दोनों। इसमें ये नियम फेल हो जाता है आश्रय आश्रय का, अस्थि और वात में। अगर वात बढ़ रहा है तो अस्थि घटेगी, और अस्थि घट रहा है तो वात बढ़ेगा। अब समझो किसी को मान लो कि अस्थि धातु है, कम पड़ गया, ठीक है, तो क्या करना है, उसको रस अच्छा भोजन खिलाएंगे। रस बना, रक्त बना, मांस बना, मेद बना, अस्थि बना, क्योंकि अच्छा खिला रहे हो। अब अस्थि तो बन रही है लेकिन अच्छा, मतलब स्निग्ध खिला रहे हो, दूध पिला रहे हो उसको अच्छा, लेकिन वात तो घट गया ना, इसलिए ये अपोजिट काम करता है, इसका ये नियम है। तो इसलिए जो वात और अस्थि का आश्रय 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 भाव है वो विपरीत तरीके से काम करता है, इसीलिए तो यहाँ पे विपरीत है। पूरी तरीके से लिंक है ये पूरा पेज आपस में। अब समझो अगली लाइन, इसलिए वृद्धि के कारण होने वाले रोगों में लंघन अर्थात अपतर्पण से और क्षय से उत्पन्न होने रोगों में समन के लिए व्रण क्रिया करनी चाहिए। अब समझो कि इसलिए वृद्धि के कारण मतलब अगर वात वृद्धि हो गई तो रोगों में क्या करनी है, लंघन अर्थात अपतर्पण से, और क्षय से उत्पन्न होने वाले रोगों समन के लिए व्रण क्रिया करनी चाहिए। मान लो मतलब वात की क्षय हो गया,
ठीक है, वात की कमी हो गई, तो वात को कैसे बढ़ाना चाहिए, एक मिनट रुको। इसलिए वृद्धि के कारण होने वाले रोगों में लंघन अर्थात अपतर्पण से और क्षय से उत्पन्न होने वाले रोगों में समन के लिए व्रण क्रिया करनी चाहिए। ये अस्थि की बात कर रहा है कि मान लो अस्थि की वृद्धि के कारण होने वाले रोगों में क्या करना चाहिए, लंघन। अब अस्थि की वृद्धि हो रही है, उसमें रोग उत्पन्न हो गया तो क्या करना चाहिए, लंघन करना चाहिए अर्थात अपतर्पण से। और मान लो अस्थि का क्षय हो गया तो उत्पन्न होने वाले रोगों में क्या करना चाहिए, व्रण क्रिया करनी चाहिए। तो इसके लिए ये अपोजिट है, ये बात ध्यान रखना हमेशा कि ये अपोजिट काम करता है। अगर वात को बढ़ाना है तो अस्थि कम करनी है, कम हो जाएगी। अगर अस्थि को कम कर रहे हो तो वात बढ़ आवाज जाएगी। नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही, हेलो, अभी तक अब आई है सर। सभी को आ रही है आवाज? सर पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है सर। यस सर, आ रही है। ओके, देखो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, अभी तक आप ये समझे आश्रय आश्रय भाव से क्या समझे कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप आश्रय को बढ़ाओगे तो आश्रय भी बढ़ेगा, चाहे आप आश्रय को बढ़ाओ तो ये आश्रय भी बढ़ेगा। ये अपना एक फंडामेंटल है, नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, ये आपका मतलब ब्रह्मशस्त्र है। ऐसे समझ लो कि भाई आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये भी घटेगा तो ये भी घटेगा। लेकिन ऐसा इन दोनों में नहीं होता, ये दोनों अपोजिट काम करते हैं, अस्थि और वात। अगर आप इसको बढ़ा रहे हो ना वात को तो अस्थि कम हो जाएगी, आप अस्थि को बढ़ा रहे हो तो वात कम हो जाएगी, बस इतना सा है और कुछ नहीं है, बाकी कुछ भी लिखा हो इसमें। अब देखो हर ऐसा क्यों होता है, दोबारा से समझाना सर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वात के जो गुणधर्म है ना अपोजिट रहते हैं अस्थि के, वात के गुणधर्म अपोजिट रहते हैं अस्थि के। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे देखो, इसमें अपन वात को बढ़ाएंगे, जैसे कोई किसी के, चलो छोड़ो इस चीज़ को, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ दूसरा, पहले इसको समझा देता हूँ फिर मैं लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा मेडिकल वाला तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अर्थात संतर्पण से रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि होती है। अब समझ में आ जाएगा, देखो इस लाइन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अर्थात जो अभी तुमने पूछा ना कि कैसे होता है, अर्थात संतर्पण, संतर्पण यानी क्या होता है कि आपको रस अच्छा भोजन खिलाना है, दूध पिलाना है, घी पिलाना है, स्नेह वाला भोजन कराना है, मतलब ताकि अच्छा। तो संतर्पण से रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि होती है। समझते हो, यह तक सही है कि नहीं है, यस या नो? यस सर, यस सर। ठीक है, साथ ही वात दोष का क्षय होता है। अभी मेरी बात सुनो, संतर्पण करेंगे तो वात दोष का क्षय होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। होगा। तो मतलब देखो रस भी बढ़ रहा है संतर्पण से, रक्त भी बढ़ रहा है, मांस भी बढ़ रहा है, मेद भी बढ़ रहा है, अस्थि भी बढ़ रही है। अस्थि बढ़ रही है लेकिन वात दोष का क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर, हो रहा है ना, अपोजिट काम हो रहा है ना। अस्थि बढ़ रही है संतर्पण से लेकिन वात का क्षय हो रहा है। क्लियर हुई है बात? यस सर। करेक्ट। अब मेरी बात सुनो, दूसरा एग्जांपल दे दो। देखो चलो मान लो कि आपका संतर्पण से रस बढ़ रहा है, ठीक है, तो रस के साथ साथ कफ भी तो बढ़ता है, वहां पे बढ़ रहा है, देखो साथ में रस भी बढ़ रहा है तो कफ भी बढ़ रहा है, ठीक है। आप मान लो रक्त को बढ़ा रहे हो तो वहां साथ पित्त भी बढ़ रहा है, ठीक है। अर्थात संतर्पण से रस रक्त आदि धातुओं की वृद्धि होती है, साथ ही वात दोष का क्षय होता है। क्लियर हो गई लाइन, ये समझ में आई ये बात यहाँ तक? यस सर। ओके, अब आगे देखो। यस और सर। अपतर्पण से रस आदि का क्षय होता है। अब मान लो किसी को भोजन नहीं करा रहे, अपतर्पण करवा रहे हो, लंघन करवा रहे हो, तो मतलब भोजन नहीं दे रहे तो रस नहीं बन रहा, तो रक्त नहीं बन रहा, रक्त से मांस नहीं बन रहा, मांस से मेद नहीं बन रहा, मेद से अस्थि नहीं बन रही, रस आदि का क्षय होता है। तो मतलब अस्थि कम हो रही है, मतलब जो धातुएं हैं वो कम हो रही है, लेकिन वात की वृद्धि हो रही है, क्योंकि भूखा रखेगा आदमी को तो वात कुपित होगी ना, वात बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अपोजिट हो रहा कि नहीं हो रहा? हेलो, यस सर। तो यस सर, यस सर, आ गए सर। अब आगे ना, तो मतलब अगर संतर्पण करेंगे तो जो धातुएं वो तो बढ़ेंगी लेकिन वात दोष का क्षय होगा। अगर बात दोस्त अपतर्पण कम होगा। करेंगे तो रसादी धातुओं का तो क्षय होगा लेकिन वात दोष बढ़ जाएगा, तो मतलब अपोजिट काम करता है। अर्थात इस लाइन से आप पूरी लाइनें समझ जाओगे। यही कारण है अस्थि आश्रय और वात दोष आश्रय की चिकित्सा समान नहीं होगी। कहने का मतलब है ये आश्रय आश्रय भाव तो हैं, साथ में तो रहते हैं, लेकिन ऐसा मत कर देना कि भाई इसके वात दोष बढ़ रहा है तो इसकी
अस्थि भी बढ़ रही होगी, आप ऐसे समझ लो, क्योंकि आश्रय आश्रय भाव से आपने ये बेसिक रूल पढ़ा है कि आश्रय आश्रय भाव से एक की चिकित्सा कर दो, दूसरा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। इस लाइन में यही तो बताया कि भाई यही कारण है कि आश्रय में आश्रय की आपस में जो औषधि एक आश्रय को बढ़ाती है दूसरे को भी बढ़ाती है, और जो औषधि एक को घटाती है वो दूसरे को भी घटाती है। अपन ने यही तो रूल बनाया था आश्रय आश्रय भाव में, लेकिन अस्थि और वात में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अर्थात ये लाइन से, इससे, क्योंकि अगर अपन संतर्पण करेंगे धातुओं का तो बढ़ेंगे, लेकिन वात का क्षय हो जाएगा। अगर अपन अपतर्पण करेंगे तो धातुओं का तो क्षय हो जाएगा, लेकिन वात दोष की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए यह अपोजिट है। जो अपना रूल था, नियम था, जो अपन ने नियम बनाया था ना कि भाई एक आश्रय को बढ़ा दो तो आश्रय भी बढ़ जाएगा, वो यहाँ पे वात में और अस्थि में अपोजिट काम करता है, उल्टा काम करता है, इसलिए लिख दिया। यही कारण है अस्थि आश्रय और वात दोष आश्रय की चिकित्सा समान नहीं होगी। बस एक अपवाद मान लो इसको मतलब एक तरीके से लॉजिकली सोचो तो सही है, लेकिन आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि इसको असेप्शन मान लो कि भाई ये असेप्शन है। जो अपन ने रूल बनाया था ना, किसी ना किसी कोई रूल बनाता है उसमें एक ना एक तो अपवाद रहता है। तो एक रूल बनाया था आश्रय आश्रय भाव का कि इसकी चिकित्सा कर दो तो वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन वात और अस्थि में ये रूल मान्य नहीं है, इनकी विपरीत चिकित्सा आपको करनी होगी। ठीक है, जैसे सर कि एक डिजीज होती है रक्त, हेलो, क्या बोल रहे हो? सर एक डिजीज होती है, बीमारी होती है, रोग रक्त पित्त का तो होता है सर, उसी में भी ये लग सकता है ना सर? हाँ, रक्त पित्त में सिंपल सी बात है। रक्त पित्त में आप मान लो रक्त पित्त में जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है किसी व्यक्ति को, ठीक है, पित्त बढ़ गया, उष्णता के कारण रक्त बढ़ जाता है बार बार और अपने शरीर के छिद्रों से बाहर आता है। तो रक्त को कम कर दो बॉडी से, या फिर पित्त को कम कर दो, उष्णता को कम कर दो, ऑटोमेटिक रक्त कम हो जाएगा। क्योंकि रक्त की वजह से क्या होता है कि मांस रस रक्त में मिल जाता है। जो पित्त बढ़ जाता है ना, तो मांस रस उस रक्त में मिल जाता है, और मांस रस मिलने से उसका जो प्रमाण है ना रक्त का, ब्लड, वो बढ़ जाता है बॉडी में और अपने छिद्रों से बाहर आता है। चाहे पित्त को कम कर दो तो ऑटोमेटिक रक्त ठीक हो जाएगा, चाहे रक्त को कम कर दो ऑटोमेटिक रक्त पित्त ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पित्त के साथ है। वात वाले के साथ ऐसा नहीं है, वात के साथ अपोजिट चिकित्सा करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी कफ के और पित्त के साथ समान चलेगा, जो अपना रूल है ना वो मान्य है वहाँ पे। ओके, ये हो गया दी एंड चैप्टर का। तो चैप्टर नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजियोलॉजी इसमें समाहित है, मतलब 50% से ज़्यादा फिजियोलॉजी समाहित है इसमें। अगले चैप्टर में फिजियोलॉजी है पूरी, तो बहुत टाइम लगा दिया अपन ने, आज 4 दिन लगा दिए इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के।